एक कहावत आप सभी लोगों ने सुनी होगी कि जब सच्चाई से सामना होता है ना, तो वो सामना बहुत कड़वा होता है। अक्सर आपने ये बात सुनी होगी कि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, और जब भी हमारा सामना इधर सच्चाई से होता है, जिस चीज़ के बारे में हम इधर मजाक बनाते हैं, जिस चीज़ को हम इधर सच नहीं मानते, जब हमें उसकी असलियत मालूम चलती है ना, तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मालूम ही नहीं चलता कि अभी हमारे साथ हुआ क्या है। हम इसे सच माने तो माने कैसे, लेकिन वो सच्चाई जब हमारे सामने आती है, उससे हम मुंह फेर नहीं सकते। आज की कहानी भी एक ऐसे ही लड़के के बारे में है, जिसका जब यहां पर सच्चाई से सामना हुआ ना, उसे समझ में नहीं आया कि उसके साथ यहां पर हुआ क्या। और आज की जो कहानी है, ये आम कहानियों से काफी डिफरेंट है। जिस तरीके की हॉरर कहानियां आपने सुनी होंगी, उनसे काफी डिफरेंट है ये। और जब मैंने भी इसको पढ़ा तो मैं भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया कि ऐसी कहानी कैसे हो सकती। लेकिन जिसके ऊपर बीतती है भाई, वही जानता है कि सच क्या है। तो आज की कहानी है विक्रम के बारे में। विक्रम जो एक बार यहां पर तमिलनाडु गया किसी छोटे से काम के लिए, और उधर उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उसके सोचने समझने का पूरा नजरिया बदल के रख दिया। तो क्या है पूरा मामला, ये मैं आपको बता देता हूं। यह वारदात बेसिकली विक्रम के साथ में हुई थी सन 1995 में। विक्रम के अगर मैं पेशे के बारे में बात करूं, तो पेशे से वो उस वक्त पर एक स्टोरी टेलर थे, या फिर कह सकते हैं कि इधर अच्छी अच्छी हॉरर बुक्स वो पब्लिश किया करते थे और हॉरर कहानियां लिखा करते थे। हॉरर जॉनर में उनकी काफी दिलचस्पी थी, और इसी चीज में वो अपना करियर भी बनाना चाहते थे। विक्रम की सबसे खास बात क्या थी कि वो जब भी कहानियां लिखते थे, उन कहानियों से उनको ऐसा लगता था कि वो लोगों को डरा देंगे। बहुत ज्यादा स्कैरी कहानियां लिखते थे, और काफी ज्यादा ओवर द टॉप इन द सेंस कि यहां पर जो इंसान है वो उड़ना शुरू हो गया, या फिर किसी के ऊपर जिन्न आया तो वो हवा में ही गायब हो गया, जीता जागता इंसान हवा में गायब हो गया। किसी के ऊपर चुड़ैल का साया आया तो उसके पैर उल्टे हो गए, किसी की आंखें यहां पर पूरी सफेद हो गई। जैसे सीरियल्स में आपने देखा भी होगा कि जब भूत आता है तो यहां पर लेंस पहना देते हैं ताकि आंखें सफेद हो जाए, तो मालूम चले कि भूत आ गया। तो इस तरीके की वो कहानियां लिखा करते थे, और 1995 में इस तरीके की कहानियां काफी मशहूर थी। वही क्या, उनके जैसे बहुत से ऐसे लेखक इस तरीके की कहानियों को लिखना पसंद करते थे। तो पहले तो उनको कोई यहाँ पर पब्लिशर नहीं मिला कि हॉरर बुक्स को जो इधर पब्लिश कर सके। कोई भी एक नए राइटर की कहानी को क्यों ही उठाएगा। उन्होंने बहुत यहाँ पर हाथ पैर मारे, और उनके दोस्त थे ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि काफ़ी एक्सट्रोवर्ट टाइप के थे, वो घूमना फिरना पसंद था उनको। तो वो अपने दोस्तों से बात करते हैं, और कोई उनका एक दोस्त था संजय करके, जिसने यहाँ पर उनकी मदद कर दी। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं तेरी बुक्स को पब्लिश करवा दूंगा। एक बुक के अंदर 15 कहानियां लिखते थे। कुल मिलाकर के उन्होंने 3 ही किताबें यहाँ पर लिखी, और तीसरी किताब के अंदर जो आखिरी कहानी उन्होंने लिखी थी, वो उन्होंने अपने बारे में लिखी थी कि उनके साथ में क्या हुआ। और उस कहानी के अंदर कमाल की बात पता है क्या है? उस कहानी के अंदर क्रीपीनेस थी ही नहीं। जिस तरीके की यूजुअल कहानियां वो लिखते थे, उससे काफी काफी डिफरेंट थी वो कहानी। संजय ने उनकी बुक यहां पर पब्लिश करवा दी, लेकिन जिस चीज का डर था वही हुआ। जो कॉपीज थी वो इधर बिक नहीं रही थी। संजय कहते थे कि भाई तमिलनाडु में ना तेरी कॉपीज काफी ज्यादा बिक रही हैं, जबकि तमिलनाडु में लोग हिंदी भी इतनी नहीं बोलते, तो हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है नहीं, फिर भी हिंदी कहानियां क्यों पढ़ रही हैं। उन्हें समझ में नहीं आता था विक्रम को, लेकिन संजय झूठ क्यों बोलेंगे। संजय बेसिकली इधर तमिलनाडु के पास में ही रहते थे, तमिलनाडु में नहीं। तो वो कहते ठीक है। इधर मैं थोड़ी सी बात आपसे संजय के बारे में क्यों कर रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि संजय जो थे वो भूत प्रेत में मानते नहीं थे। भूत प्रेत की कहानियां उन्हें पढ़ना और लिखना अच्छा लगता था, मानना उनका नहीं था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज हो भी सकती है। इसलिए उनकी कहानी के अंदर हमेशा किसी पे अगर जिन्नात आ गया, चुड़ैल आ गई, तो वो शख्स जो था हवा में उड़ना शुरू कर दिया करता था। इस तरीके की कहानियां थी उनकी। और उनकी हिम्मत के बारे में जान करके तो आप दंग ही रह जाएंगे। उनकी इतनी हिम्मत होती थी कि वो बकायदा हॉन्टेड प्लेस पे जाकर के रात के कुछ यहां पर 11:30 से लेकर के सुबह के 4 बजे तक उस हॉन्टेड प्लेस पर रुक करके
वो अपनी कहानियां लिखा करते थे। कहते वो ये थे कि इससे जो है ना माइंड के अंदर नए नए आइडियाज आते हैं और ये चीज़ उनको काफ़ी अच्छी लगती है। इतनी हिम्मत थी उनकी। चलो आप भूत प्रेत में नहीं मानते, अच्छी बात है, लेकिन आप आखिर किसी चीज को चैलेंज कैसे कर सकते हैं? वो वहां पर जाकर के उस चीज को चैलेंज करते थे और बकायदा कभी कभी तो ये भी बोलते थे कि यहां पर अगर कोई है तो मेरे सामने आए, मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। और बकायदा कहानियां लिखते थे और वहीं से उनको आइडिया सारे आते थे। इतने डेयरिंग बाज थे संजय। लेकिन ये डेयरिंग बाजी उनके ऊपर उल्टी कैसे पड़ेगी इसका अंदाजा उन्हें कभी नहीं था। खैर, विक्रम एक बार इधर तमिलनाडु जाते हैं और उन्होंने सोचा कि तमिलनाडु के पास में ही जो संजय रहता है उससे मैं इधर मिल लूंगा। तो वो इधर संजय से मिलने गए थे। संजय से मिले। संजय ने कहा भाई तेरी कॉपीज काफ़ी बिक रही हैं और यहाँ पर जो है सेल काफ़ी अच्छी है। और ये चीज़ चल रही थी, बाकायदा उन्होंने रिजल्ट देखे थे तो कॉपीज बिक रही थी, ठीक है। पर लोग उनको यहाँ पर आकर के अप्रिशिएट नहीं करते थे या फिर कोई भी उनको यहाँ पर खत नहीं लिखता था। अब 1995 में जीमेल तो था नहीं या इंस्टाग्राम तो था नहीं कि आप डायरेक्टली किसी को मैसेज कर दें, फेसबुक वगैरह ये सब कुछ तो था नहीं। तो लोग तब खती वगैरह लिखते थे और अपने फेवरेट राइटर को यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करते थे और पूछते थे नई कहानी कब आएगी। तो कोई भी उनपे एक भी लेटर आज तक नहीं आया था, किसी ने भी नहीं करा था। लेकिन संजय झूठ क्यों बोलेगा? खैर, इस बात का सच भी उनको मालूम चलता है बाद में। वो इधर संजय से पूछते हैं भाई एक बात बता, तू तो तमिलनाडु का लोकल है, इधर आसपास ही रहता है, कोई हॉन्टेड प्लेस है क्या यहाँ पे? तो संजय को इसके बारे में नहीं पता था कि आखिर विक्रम जो है हॉन्टेड प्लेस में जाकर के कहानियां क्यों लिखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, वो कहते क्यों भाई तुझे हॉन्टेड प्लेस क्यों जाना है? यार वहां पे जाकर के ना आइडियाज बहुत अच्छे आते हैं। कहता ओ बेवकूफ़ इंसान, इस तरीके के ख्यालातों को ना अपने जहन में ही दबा दे, ऐसी चीजें ना किया कर। देख, लिखना पढ़ना ठीक है, तू मानता है ना माने वो चीज भी ठीक है, पर यार ऐसी जगहों पर जाकर के उन आत्माओं को बुलाना या फिर वहां पर जाकर के ऐसी चीजों को लिखना, ये समझदारी है क्या? तू खुद सोच। विक्रम कहते हैं यार देख, बता सकता है तो बता दे, नहीं तो मैं खुद ढूंढ लूंगा। संजय ने कहा मैं तो नहीं बताने का, तुझे जो करना तू कर। विक्रम ने कहा ठीक है। संजय उनको बस चेतावनी देते रह गए कि भाई ऐसे काम को मत किया कर, ये चीज ठीक नहीं है। लेकिन विक्रम मानने वाले कहाँ थे? वो यहाँ पर तमिलनाडु घूम रहे थे और लोकल्स ने भी उनको यहाँ पर बेसिकली कोई भी हॉन्टेड प्लेस के बारे में बताया नहीं था। कोई भी उनकी कहानी तमिलनाडु से रिलेटेड थी भी नहीं, तो उन्हें कुछ मालूम नहीं था। इंटरनेट था नहीं तो मालूम कैसे चले कि कौन सी हॉन्टेड प्लेस है? लोकल लोगों का सहारा उन्होंने भी मना कर दिया। तो उन्होंने यहाँ पर सोचा कि मैं किसी गाँव वगैरह में चला जाता हूँ, और वहां पर तो भाई किस्से होते ही हैं। गांव में तो भाई हर दूसरे आदमी ने भूत देखा है, हर दूसरे आदमी ने इधर चुड़ैल को देखा है, तो वहां पर जाकर के तो बात बन सकती है। एक गांव में वो इधर दाखिल हो जाते हैं। उस गांव में कुछ भी अनयूजुअल नहीं था, बहुत घर थे, गांव की आबादी भी अच्छी थी और दूर दूर तक कोई भी ऐसा वीरान खंडर उनको नहीं मिला जहां पर जाकर के वो उस जगह को हॉन्टेड बोल सके। कभी कभार तो ये तक भी करते थे कि झूठ मूठ की अफवाह तक फैला देते थे कि ये स्टेशन हॉन्टेड है या ये जगह हॉन्टेड है। कोई भी मतलब खाली अगर घर दिखा तो उसको हॉन्टेड बोल करके उधर वो प्रकाशित कर दिया करते थे अपनी कहानियों में। अभी तक उनकी 2 बुक्स आउट हो चुकी थी, तीसरी की लास्ट कहानी जो थी वो उनको यहाँ पर लिखनी थी, जो उनकी खुद की यहाँ पर अब होने वाली थी। वो यहाँ पर एक आदमी से मिलते हैं जो बेसिकली चौकीदार था उस गाँव का। शाम का वक्त हो चुका था। वो उससे पूछते हैं भाई साहब आपको मालूम है क्या कुछ यहाँ पर अगर डरावनी जगह मिल सके मुझे? कहते हैं बाबूजी डरावनी जगह तो यहाँ पर देखो है नहीं, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, और ये चीज़ें आप क्यों करते हो? तो वो कहते हैं भाई देखो मेरा पेशा है, मैं तो करूँगा। थोड़ी बहस वहस हुई, वो आदमी वहाँ से चला गया। जाते जाते लेकिन उस आदमी ने उनको ये बोला कि कोई हॉन्टेड जगह तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक खाली पड़ी हुई मिल है, अगर वहां पर जाकर के आप कहानी वहानी लिख सके, आपको वो एनवायरनमेंट मिल जाए तो अच्छी बात रहेगी आपके लिए। उन्होंने कहा भाई कहाँ पे है? कह रहे यहीं पीछे वाली गली में चले जाइए, यहाँ पर आपको वो खाली मिल जाएगी। इधर उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो वो उस मिल की तरफ चल पड़ते हैं। रात हो गई थी, रात के कुछ 9-10 तो बच ही चुके थे। उस मिल में वो रुके थे, 2-3 घंटे तक रुके थे और उन्होंने ये सोचा कि पहले पूरा गाँव सो जाए, उसके बाद में मैं अपनी कहानियों के बारे में सोचूंगा। रात के कुछ 11 बजे के आसपास
और उनका ये भी मानना था कि रात के जो 12 बजे से 3 बजे का टाइम होता है, ये पीक टाइम होता है भूतों का। इस वक्त पर सबसे ज़्यादा भूत मिलते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा अक्सर, ये ऐसी बातें बहुत मशहूर हैं। सच कितना है झूठ कितना है ये तो मैं नहीं कह सकता कि 12 से 3 का जो वक्त है इसके बारे में क्या बात बोली जाती है, लेकिन मैक्सिमम जो इधर हॉरर एनकाउंटर्स हुए हैं लोगों के साथ में वो इसी वक्त पर होते हैं। तो ये घड़ी जो है इसको काफ़ी अशुभ माना जाता है। रात के 11 बज चुके थे। खाना पीना वो अपना खा करके वापस उस मिल में बैठ गए। अकेले थे, बिल्कुल अकेले। सिगरेट उन्होंने जलाई और उसको पीने लगे। कुछ भी ऐसा नहीं था कि बहुत ठंडी हवा महसूस हुई हो या फिर उनके आसपास यहाँ पे कोई साए मंडरा रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ नॉर्मल था। पेपर उठाया, पेन उठाया और लिखना उन्होंने शुरू करा। आइडिया समझ में नहीं आ रहा था कि लिखूं तो लिखूं क्या। इतने में उन्हें यहाँ पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। अब यूजुअली जो इंसान होगा वो डर जाएगा कि इतनी खाली पड़ी मिल के अंदर कौन आ सकता है, क्योंकि उस चौकीदार ने बोला था कि उस मिल में कोई भी नहीं आता है और वो मिल खाली है। कौन आ सकता है इस वक्त पे? डर तो उनके अंदर था ही नहीं। तो पीछे मुड़ के देखा, एक आदमी चलता हुआ उस मिल की तरफ आ रहा था। वो आया, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा और इधर विक्रम की तरफ देख रहा था। पास आकर के उसने यहाँ पर कहा कि भाई साहब आप सिगरेट पी रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ। कह रहे मैंने दूर से अभी धुआं देखा, मैं तो घूम रहा था यहाँ पर, तो इसी के चलते मैंने सोचा कि चलो आपसे बैठकर बात की जाए। अब गांव के लोग बातूनी होते हैं थोड़े बहुत, तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्हें लगा शायद इसी से कोई आइडिया मिल जाए, लोकल आदमी होगा तो इधर मुझे कहानी बता देगा। विक्रम का सोचना भी गलत नहीं था। कहानी उन्हें मिली, एक बहुत बढ़िया कहानी। वो आदमी थोड़ी देर विक्रम को ऐसे देखता है और फिर कहता है सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो आप ही है ना जो हॉरर स्टोरीज लिखते हैं? कहते हाँ हाँ। तो तुम्हें कैसे पता? मेरे को आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे कहा हो कि वो मेरी स्टोरीज पढ़ता है। हाँ सर पढ़ता हूँ, मैं आपकी स्टोरीज पढ़ता हूँ, लेकिन बुरा ना माने साहब तो एक बात बोलूँगा। उन्होंने कहा बोलो भाई। वो बोलते हैं सर आपकी कहानी में ना मज़ा नहीं है। ये जैसे विक्रम ने सुना तो उनकी आंखें बड़ी हो गई कि कोई इंसान उनके मुंह पर उनकी बेइज्जती कर रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या है भाई मेरी कहानी के अंदर जो तुम्हें खटका हो? सर खटकने वाली तो क्या ही बात मैं बोलूं, आप बहुत अजीबोगरीब कहानियां लिखते हैं। कहानियां तो ठीक होती हैं लेकिन ऐसा नहीं होता कि आंखें सफेद हो जाएंगी, इंसान उड़ने लग जाएगा, जिन्न आकर के यहाँ पर उसके सर पे तांडव करेगा। ये क्या बोलते हैं सर, आप क्या लिखते हैं ये? और इंसान जो है यहाँ पर अपने हाथ की उंगली तोड़ लेगा घुमा करके। ये अजीबोगरीब बातें हैं कि कोई शख्स दीवार पर उल्टा चलना शुरू हो जाएगा, उसकी टांगे पूरी मुड़ जाएंगी। ऐसा थोड़ी होता है साहब, भूत ऐसे थोड़ी काम करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा भैया तुम्हें बड़ा पता है तो तुम बता दो यहाँ पे कोई अगर कहानी हो, कोई किस्सा हो। कहते हिंदुस्तान है साहब, किस्से तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, मैं आपको क्या बताऊं, आप तो वैसे ही इतने बड़े लेखक हैं, आप तो खुद ढूंढ लीजिए। वो कहते हैं हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर पहली बार कोई इंसान मुझे मिला जिसने मेरी किताब पढ़ी और उसने ही मुझे ये बात बोली कि उसको मेरी कहानियां पसंद नहीं आई, तो मुझे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, मुझे इसको और स्कैरी बनाना चाहिए। उन्होंने कहा साहब आप ना यही गलती कर रहे हैं, आपको कहानियों को स्कैरी बनाना ही नहीं है। आपको किसने कहा कि भूत प्रेत जो होते हैं वो आंखें चढ़ा लेते हैं, उल्टे पैर चढ़ना शुरू हो जाते हैं? ऐसा थोड़ी होता है। कहते हैं फिर कैसे होते हैं भूत प्रेत, तुम्हें बहुत नॉलेज है, तुम बता दो भाई। कहते हैं हमारी तरह से होते हैं, आपकी तरह से मेरी तरह से नॉर्मल होते हैं। कहते नॉर्मल होते हैं तो फिर वो भूत कैसे हुआ भाई? वो नॉर्मल ही हो गया, उसमें भूत वाली बात ही थोड़ी रही। कहते हैं नहीं साहब ऐसा नहीं होता कि भूत यहाँ पर जो होगा वो आपको मारना चाहेगा, ऐसा नहीं करते। हाँ होते हैं कुछ भूत जो मारना चाहते हैं, कुछ आत्माएं ऐसी जरूर होती हैं जो मारना चाहती हैं, बदला लेना चाहती है, लेकिन वो सबको नहीं मारती। कभी कभार कुछ कुछ आत्माएं सबको भी मारती है। मैक्सिमम टाइम्स उनको कोई मतलब नहीं है कि आप वहां पर आए या जाए, उनको मतलब नहीं है। उनका अच्छा ये तो मैं भाई पहली बार सुन रहा हूं, तुम इस तरीके की बातें मेरे सामने शेयर कर रहे हो कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कह रहे और क्या, बहुत बार ऐसा होता है। इसी के साथ विक्रम बोलते हैं अगर इतना ही सब कुछ नॉर्मल है तो फिर वो भूत हुआ तो हुआ कैसे, उसको हम पहचानेंगे कैसे कि वो भूत है? वो कहते हैं हाँ साहब ये बात आपकी सही है, भूत अक्सर जो होते हैं ना वो गायब हो जाते हैं और अचानक से वो कुछ इस तरीके की हरकत करते हैं जिसके चलते आपको मालूम चल जाएगा कि वो भूत है। उन्होंने कहा जैसे जैसे आपको अंदाजा होगा कि आपके आसपास कोई है, आप किसी चीज के बारे में सोच रहे होंगे, आप उन्हें बुलाना चाहेंगे तो वो आ जाएंगे।
हाँ, वो इस तरीके की हरकत जरूर करते हैं। विक्रम ने कहा भाई मैंने तो किसी भूत को आज तक नहीं बुलाया, मैंने तो बस सुना है कि ये जगह हॉन्टेड होती है, वहां चले जाओ, ऐसा होता होगा। मैं तो बस ये सोच रहा था कि किसी तरीके से मैं कहानी लिखूं, कुछ मेरे को यहाँ पर मिले, कोई सुझाव मिले, मैं तो बस ये सोच रहा था। उसने कहा हाँ साहब, मैं भी गुजर रहा था यहाँ से तो देखा आपको, तो बताइए आप किस तरीके की कहानी लिख रहे हैं। तो उन्होंने एक टॉपिक बताया कि मैं इस तरीके की कहानी लिखना चाह रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं लिखूँ कैसे। उन्होंने कहा साहब एक काम कीजिए, मेरे पास एक कहानी है, अगर आप उसे प्रकाशित कर सकेंगे तो अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा हाँ भाई बिल्कुल, मैं रियल हॉरर स्टोरीज भी लिख दूंगा, अगर आप मुझे बोलोगे तो मेरे को तो अच्छा लगेगा कि आप बताएंगे मुझे। हॉरर भी लिखता हूँ और रियल भी हॉरर लिख दूंगा आप अगर कहेंगे तो विक्रम उधर बोलते हैं लेकिन मेरी एक शर्त है भाई, कहानी के अंदर ना कोई भी चीज इधर यूजुअल सी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लाल साड़ी में औरत आ गई या फिर वो मीठा खा रही है, सफेद चुड़ैल यहां पर दिख गई, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कहानी ऐसी है तो ही बताना मुझे। उन्होंने कहा ठीक है साहब, चलो मैं आपकी बात को ऊंचा रख देता हूं, मैं आपको कहानी बताता हूं। उनका बताओ। वो कहता है कहानी इसी मिल की है। कहता क्या? इस मिल की कहानी है जहां पर मैं बैठा हूं? और नहीं तो क्या, इसी मिल की तो कहानी है। यहां पर एक आत्मा भटकती है और वो आत्मा बदला चाहती है। उन्होंने कहा यार ये कैसी कहानी हुई, अब इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, कुछ अच्छा सा बताओ। वो कहता है अरे सर मैं तो मजाक कर रहा था, आप खामखा सीरियस हो गए, मैं आपको कहानी बताता हूँ। इस गांव की कहानी है, अब ये झूठी नहीं है, ये सच्ची है, आप पूछ लेना भले कल गांव वालों से। तो विक्रम ने कहा कि मैं चौकीदार से मिला था, उसने तो कहा कि कोई किस्सा यहाँ का है ही नहीं। इतने में वो आदमी बोलता है वो झूठ बोल रहा है, किस्सा है यहाँ का, डरता है वो बताने से। मुझे डर नहीं लगता, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मेरा तो सामना कई बार ऐसी आत्माओं से हुआ है और मैं बचना भी जानता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है भाई बता दो जो तुम बताना चाहते हो। वो आदमी कहता है कि सर एक बार एक औरत की यहाँ पर शादी हुई और लाल जोड़े में वो थी। इतने में ही विक्रम रोक देते, बस 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 हो गया। अब तुमने ये बात बोल दी लाल जोड़े में थी, अभी तो तुमने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, अब मेरी कहानियों में तुम गलती निकालते हो, लाल जोड़ा या फिर ये सफेद जोड़ा ये नहीं होना चाहिए, खुद तुम लाल जोड़े की बात कर रहे हो। वो कहते हैं सर सुनो तो सही, उसकी शादी हुई थी एक दिन पहले, अगले दिन मुंह दिखाई का वक्त था तो लाल जोड़ा पहन रखा था उसने। और ये चीज़ थोड़ी सी अनयूजुअल लगी होगी आपको, लेकिन आगे आप सुनिए कहानी मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत से बताता हूँ, ये छोड़िए। उसका नाम था मधु, इसी गांव में रहती थी और आज भी रहती है नहीं पता नहीं। तो इतने में विक्रम बोलते हैं कि भाई तुम तो इस गांव के ही हो, तुम्हें नहीं पता? कहता है पता नहीं साहब इस गांव में कहाँ है वो, मैंने तो बहुत ढूंढने की कोशिश करी, मधु का घर कहाँ है। लोग ही बोलते हैं भाई ये मधु का घर इधर ही है गांव में, मैं तो ढूंढता रहता हूँ, दिन रात ढूंढता हूँ, उसको मिलती नहीं है वो लड़की, पता नहीं कहाँ पर है। तो वो कहते हैं हाँ बताओ। कहते मधु यहाँ पर रहती थी और उसको एक लड़के से बहुत प्यार था। उस लड़के का नाम था यहाँ पर विनीत। विनीत और मधु एक दूसरे से बेतहाशा मोहब्बत करते थे और उनके जो घर वाले थे वो भी इधर उनकी शादी के लिए राजी थे। ऐसा नहीं था कि घर वालों ने मना कर दिया, नहीं, वो राजी थे। उनकी शादी होने ही वाली थी। उनकी शादी से कुछ यहाँ पर 1-1.5 महीने पहले मधु ने आनाकानी करनी शुरू कर दी। वो विनीत को बोलती थी मैं शादी नहीं करूंगी और तू जो है तेरे से अच्छा रिश्ता मुझे मिल चुका है, क्योंकि मधु जो थी वो लालची थी। उसने यहाँ पर विनीत के प्यार को ठुकराया। विनीत जो था वो बहुत उससे प्यार करता था, इसी के चलते उसने एक दिन यहाँ पर फांसी लगा ली और फांसी लगा करके वो मर गया। तो विक्रम ने पूछा कि कहाँ पर फांसी लगाई? उन्होंने कहा साहब जगह के बारे में तो पता चल ही जाएगा, अभी कहानी तो आगे सुनिए। वो कहते हैं हाँ बोलो। तो इधर वो बताते हैं कि विनीत फांसी लगा के मर गया और कुछ 1 महीने के अंदर अंदर उस लड़की की यहाँ पर शादी होने वाली थी। 1 महीने तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे ही उस लड़की का शादी इधर होने वाली थी, शादी वाला दिन जब आया, वो लड़की बहुत अजीब हरकतें करने लगी। उसको यहाँ पर जो है खाना काफी पसंद था। उस दिन वो मुंह लटका करके बैठी रही, किसी से कुछ उसने बोला नहीं, कमरे में कुंडी लगा करके पड़ी रही, कुछ बोल नहीं रही थी, बड़ी उदास सी थी, जबकि रिश्ता जो था वो उसकी पसंद का ही था। अब तो साहब विश्वास हो रहा है ना आपको कि मेरी कहानी यहाँ पर जो है जेन्युइन है, देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि वो किसी को मार पीट रही थी, ऐसा नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा हाँ आगे बताओ, आगे क्या हुआ? आगे तो जरूर कुछ ना कुछ होगा तुम्हारी कहानी में। उन्होंने कहा साहब मैं बताता हूँ। शादी हो गई और अगले दिन जब मुंह दिखाई की रस्म यहाँ पर थी, वो लड़की उसी लाल जोड़े में बैठी हुई थी जिस लाल जोड़े में कल उसकी शादी हुई थी। अचानक से
उस लड़की ने यहां पर अपनी चूड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया और इतनी तेज तेज उसने यहां पर अपनी चूड़ियां बजानी शुरू करी जमीन पर कि जो उसकी चूड़ियां थी वो टूट गई और कुछ उसके हाथ के अंदर भी कट गई, जिसके चलते खून निकल आया। वो लड़की यहां पर रो रही थी और कभी हंस रही थी, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी और को मार रही हो। बहुत तेज तेज चूड़ियां पटक पटक के उसने तोड़ डाली। विक्रम ने कहा भाई ये तो मनुष्यत की निशानी है, अगर शादी के अगले दिन या शादी वाले दिन औरत अपनी चूड़ियां तोड़ ले तो इसका मतलब यह होता है कि जो पति है वो मरने वाला है या मौत उनके घर के अंदर तांडव कर रही है। विनीत ने कहा बिल्कुल सर, ऐसा ही था और ऐसा ही होने भी वाला था। और इसके बारे में तो खैर उन लोगों को बाद में पता चला। अचानक से उनके घर के अंदर कोई शख्स यहाँ पर मौजूद था जो इधर समझ चुका था कि ये जो मधु है इसके ऊपर किसी ने काला जादू किया है या फिर इसके ऊपर जो है किसी बुरी आत्मा का साया है। तो वो औरत यहाँ पर आती है और इधर मधु से सवाल जवाब करती है। अब मधु जो थी ना वो बिल्कुल नॉर्मल सवाल जवाब का आंसर दे रही थी। ऐसा नहीं था कि मर्द और औरत की आवाज में डबल आवाज में आंसर दे रही हो। नहीं साहब, ऐसा नहीं था। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, बिल्कुल नॉर्मली वो भी ऐसी बात कर रही थी, लेकिन वो अजीब हरकतें कर रही थी। अपनी चूड़ियों को तोड़ने के बाद में भी उसके हाथों में दर्द नहीं था और हंस रही थी और इसी तरीके से अपने पति की तरफ इशारा करके कुछ बड़बड़ा रही थी। बहुत धीरे धीरे मुंह को खोल के कुछ बड़बड़ा रही थी, न जाने क्या। और अचानक से जो उसका पति था उसकी तबीयत भी यहाँ पर खराब होनी शुरू हो गई थी। खड़े खड़े वो गिर गया तो लोगों ने उसको संभाल के उठाया। ये सब कुछ हो रहा था तो प्रॉब्लम तो थी उनके घर के अंदर। अचानक से यहाँ पर एक औरत थी जो इधर जानती थी कि इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है। वो आई, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। विक्रम ने रोका, बस 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 बस, अब तुम यही बोलोगे ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, पूरी की पूरी हनुमान चालीसा पढ़ोगे ना, तुम यही बताओगे ना। पूरी हनुमान चालीसा उसके सामने यहाँ पर पढ़ ली गई और उस औरत के अंदर से भूत गायब हो गया, है ना, यही ना। उन्होंने कहा साहब आप बात ही तो नहीं सुन रहे मेरी, आपको लग रहा है कि आप सब जानते हैं। यही तो नहीं हुआ, उस औरत ने पूरी हनुमान चालीसा खुद पढ़ दी। जिसके ऊपर वो आत्मा थी या जो भी चीज थी वो, उसने खुद वो हनुमान चालीसा पूरी की पूरी पढ़ दी। और पढ़ने के बाद पता है क्या बोली? तू ना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसको लेकर के जाऊंगा मैं। कह रहे जाऊंगा मैं? वो तो लड़की थी ना, तो उसने जाऊंगा मैं कैसे बोला? कहा साहब पता नहीं वो ऐसा क्यों बोल रही थी, लेकिन उसने कहा तुझे लेकर जाऊंगा मैं। इतने में न जाने कोई कहां से इधर गेरुआ रंग का कपड़ा लेकर आया और उस औरत के ऊपर डाला। और उसके बाद उस औरत को कुछ याद नहीं था और मैं तो वहां से चला गया। उन्होंने कहा तुम चले गए? तुम कहाँ चले गए? तुमने तो खुद देखा था ना ये सब। कह रहा हाँ मैं वहाँ मौजूद था, लेकिन मैं बेसिकली साहब डर गया था इस तरीके की चीज़ों को देख करके। मेरी तो भाई रूह कांप गई, मैं तो वहाँ से चला गया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि मधु का क्या हुआ? तो वो आदमी यहाँ पर आनाकानी करने लग गया, कहने लगा सर मुझे मालूम नहीं, मैं इन झमेलों में ज़्यादा पढ़ा नहीं, मैं तो वैसे ही बहुत डर गया था। लेकिन हाँ आपकी किताब पढ़ी मैंने और आपकी किताब में जो चीज़ लिखी थी वो मुझे लगा कि ऐसा थोड़ी होता है, और ये चीज़ मैंने पढ़ी। तो कहते किताब है तुम्हारे पास? वो दिखाते हैं हाँ किताब थी उसके पास में, किताब उसने पढ़ी थी। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें ये किताब संजय ने दी है? तो वो कहता है हाँ साहब मुझे ये किताब किसी शख्स ने दी थी, मुझे नहीं पता वो संजय था कि कौन था। आप किस संजय की बात करें, हमें नहीं पता, हमें तो ये किताब मिली थी और हम तो इसको पढ़ रहे थे, और पीछे आपकी हमने तस्वीर देखी तो देख करके लगा कि आप ही वो शख्स हैं, तो इसलिए हमने आपसे बात करी। विक्रम ने कहा भाई कहानी तुम्हारी ठीक ठाक है, लेकिन मजा नहीं है, मसाला नहीं है इसमें। मुझे नहीं लगता कि इस कहानी को कोई पढ़ेगा और इस चीज को कोई सच भी मानेगा, क्योंकि भूत प्रेत तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, भूत ने तो कुछ किया ही नहीं। उसने कहा साहब ऐसे ही तो होते हैं भूत, आपको क्या लगता है कि वो हर किसी को मारेंगे? उसने तो किसी को भी नहीं मारा, वो तो बस उस औरत के ऊपर हावी था। जो भी वो चाहता होगा उस औरत से या उसके पति से, वो तो वो जाने, और या वो औरत जाने, हमें तो नहीं पता। वो इधर बहुत सवाल जवाब करते हैं इधर कि भाई तुम्हें क्यों नहीं पता मधु के बारे में, या फिर कहाँ है वो। लगातार इधर बातों को घुमाया जा रहा था कि उसको कुछ मालूम नहीं है। विक्रम अभी भी अपनी जिद पे अड़े थे, यार नहीं होते भूत ऐसे जैसा तुम सोच रहे हो, तुम जो ये बात बोल रहे हो तुम्हारी कहानी हो सकती है सही, पर भूत ऐसे नहीं होते। उन्होंने कहा सर ऐसे ही होते हैं भूत, और अगर मैं आपको कहूँ कि मैं एक आत्मा हूँ आप मानोगे? उन्होंने कहा अच्छा
तुम एक आत्मा हो तो भाई एक काम करो, गायब होकर दिखाओ, उड़ के दिखाओ। कहता है साहब उड़ते नहीं हैं, हाँ लेकिन आत्माएं कभी कभार बुलाने पर आ जाती हैं। विक्रम ने कहा यार कुछ भी कहो, इंसान तुम बढ़िया हो। और इतने में ही वो अपने हाथ से उसके कंधे पर यहाँ पे टच करके उसको अप्रिशिएट करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही वो अपना हाथ उस इंसान की तरफ घुमाते हैं और उसके कंधे को छूते हैं, उनका हाथ आर पार हो जाता है। इधर विक्रम को समझ नहीं आता, इतने में ही विक्रम को ये समझ नहीं आता कि अभी अभी उनके साथ क्या हुआ है, क्योंकि ना तो उन्होंने कोई शराब वगैरह पी रखी थी और कोई हैवी नशा उन्होंने नहीं कर रखा था, बस सिगरेट थी जो यहाँ पर वो फूंक रहे थे। लेकिन जो उन्होंने अभी देखा, जो उन्होंने महसूस किया, वो क्या था? वो झूठ नहीं था। उन्होंने दोबारा से उस आदमी को छूने की कोशिश की, दोबारा से हाथ इधर से क्रॉस हो गया और वो आदमी उनको देख करके हंस रहा था। और कमाल की बात इधर ये है कि कोई क्रीपी स्माइल नहीं थी वो, कि डरावने तरीके से देख रहा हो, नहीं, नॉर्मली देख रहा था और कह रहा था साहब कहा था ना मैंने, भूत ऐसे नहीं होते। और जिस दिन सच से सामना हो गया ना, उस दिन होश फाख्ता हो जाएंगे। उड़ गए ना होश, कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था ना कि ऐसे होंगे। इतना ही वो बोलता है और विक्रम इधर अपनी गर्दन घुमाकर सोच रहे थे कि क्या हुआ। वो थोड़े डर गए थे, सहम गए थे और उठने की कोशिश कर रहे थे। फिर से वो इधर उस इंसान की तरफ देखते हैं और वो इंसान यहां पर मौजूद नहीं था। इतनी जल्दी वो इंसान गायब हो ही नहीं सकता था, पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि वहां से जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो मेन डोर जहां से वो आए थे। वो कहां गायब हो गया, कुछ उन्हें समझ नहीं आया। और एक आवाज चारों तरफ घूम रही थी, जहां पर उस इंसान ने कहा साहब मैंने आपको अपना नाम तो बताया ही नहीं, मेरा नाम है विनीत। मधु विनीत से प्यार करती थी। इतना वो बोलते हैं और इसके बाद में विक्रम बेहोश। अगले दिन वो सिक्योरिटी गार्ड आता है, उनको उठाता है और उठा करके पूछता है साहब क्या क्या हुआ आपके साथ में, आप कैसे यहाँ पे बेहोश पड़े हुए थे? उन्होंने कहा विनीत कहाँ है, विनीत के साथ में क्या हुआ था मुझे बताओ। सिक्योरिटी गार्ड ने जैसे ये सुना वो बहुत तेज सहम गया, डर गया। वो कह रहा विनीत आप कैसे जानते विनीत को? कह झूठ मत बोलो, मुझसे कुछ छुपाओ मत, साफ साफ मुझे बताओ विनीत के साथ क्या हुआ था। वो इधर कहता है साहब मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आप चले जाओ यहाँ से, आप कभी वापस मत आना। लेकिन वो इंसान यहाँ पर सच जानने को उतारू था। वो उस गांव में ही इधर उधर घूमता है और उसके बाद में फाइनली उसको एक घर दिखाई देता है जहां पर मधु का नाम लिखा हुआ था। वो उस घर की तरफ जाता है और वहां की डोरबेल बजाता है। अचानक से वहां से अंदर से एक औरत निकल के आती है और उसको देखकर वो कहता है आप मधु हैं? वो कहती जी बोलिए। विनीत के साथ क्या हुआ था? उसने कहा आप हैं कौन और यहाँ पर आप क्या करने आए हैं? और मैं किसी विनीत को नहीं जानती, चले जाइए यहाँ से। गेट बंद वो करने वाली थी, इतने में ही इधर विक्रम ने रोका और उन्होंने बोला मुझे सच सच बताइए विनीत के साथ क्या हुआ। यहाँ से 2 घर की दूरी पर जो मिल है वहां पर मैं कल रात को रुका था और विनीत से मेरी मुलाकात हुई है। क्या हुआ था उसके साथ में मुझे बताइए। उस औरत के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो उसने यहाँ पर सब कुछ सच सच बोल दिया और वर्ड टू वर्ड वो बात जो थी वो सच थी जो इधर विनीत ने उनको बताई थी। उसके बाद में उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ था आखिर, किस तरीके से विनीत आपके ऊपर से गया था या उससे आपका पीछा छूटा। तो उसने बताया कि उसके ऊपर एक भगवा रंग का कपड़ा डाला गया और उसके बाद में कुछ संत यहाँ पर आए थे और उसके ऊपर से विनीत का साया निकाला गया था। विनीत जो था वो इतना जिद्दी था, इतना अकड़ू था कि वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं था। इसी के साथ साथ वो मधु को और उसके पति को दोनों को खत्म करना चाहता था। घर परिवार के किसी और सदस्य को उसने परेशान नहीं किया था। हाँ लेकिन ये जरूर था कि मधु और उसके बाद में उसका पति, वो दोनों यहाँ पर मौत के घाट उतर जाते उसी दिन, अगर यहाँ पर वो 3 संत ना आकर के उसकी जान बचाते। इसीलिए शायद से विनीत को यह बात याद नहीं थी कि उसके साथ में यहाँ पर क्या हुआ। जब उसके ऊपर इधर वो भगवा रंग का कपड़ा डाला गया था तो उसे कुछ याद नहीं था। क्योंकि कई बार ऐसा बोला जाता है कि अगर आत्मा को यहाँ पर मैन्युपुलेट कर दिया जाए या फिर उसका ध्यान भटका दिया जाए तो वो एक वक्त के लिए काबू में आ जाती है और उसके बाद में उसको बांधा जा सकता है।
इधर विक्रम ने पूछा कि उसकी मुक्ति क्यों नहीं, उसको मुक्त क्यों नहीं किया गया। तो इधर उन्होंने बताया कि जो आत्मा है वो इतनी पावरफुल है कि वो किसी भी तरीके से इधर जाएगी नहीं, और जब तक मधु की मौत और मधु के पति की मौत नहीं हो जाती वो इस दुनिया से जुदा नहीं हो सकती। वो मधु से बंधी हुई है बेसिकली। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वो मधु की ज़िंदगी में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, ना ही मधु के घर पे जा सकती। मधु ने यहाँ पर यह भी बताया कि जो वो मिल है बेसिकली, उधर लोग आज भी जाते हैं। दिन के वक्त में बच्चे वहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी बच्चा मिसिंग नहीं हुआ। और मधु का जो इधर बेटा है वो भी उधर जाता है, कई बार वो गया है मधु से आंख बचा करके, कई बार गया है, लेकिन कभी भी उसके साथ कुछ अजीब नहीं हुआ। और इसी के साथ साथ बस एक दो बार ऐसा जरूर हुआ है कि उनकी बॉल जो थी वो उनकी नजरों के सामने से गायब हो गई थी, या फिर कभी कभार उनको यहाँ पर बहुत तेज ऐसा लगता था कि उनको यहाँ पर उल्टी आने वाली है, ये सब उनको महसूस होता था। तो उसके बाद में कोई भी उस मिल की तरफ अपना रुख नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वहां कोई चला गया हो तो उसकी मौत हो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो विक्रम को ये बात समझ आ चुकी थी कि आखिर विनीत ने भी उसको क्यों कभी नहीं मारा, क्योंकि विनीत जो था वो किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहता था एक्सेप्ट मधु और उसके हस्बैंड को। अगर मधु उस मिल के अंदर चली जाए, उसका हस्बैंड अगर वहां चले जाए, तो उन दोनों की यहाँ पर डेथ हो सकती है। और जब तक वो लोग इस दुनिया में जिंदा हैं, जो इधर विनीत है उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलने वाली। ये सारी घटना जब उनके साथ में हुई तो उनके जो होश थे वो उड़ चुके थे, क्योंकि ये चीज़ उनके साथ प्रैक्टिकल हुई थी। ये कोई बनावटी चीज़ नहीं थी जो अब तक वो कहानियों में बनावटी चीज़ लिखते हुए आए हैं, वो कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर नहीं हुई थी। तो ये जब वाक्य उनके साथ में हुआ, इसके बाद में वो काफ़ी ज़्यादा डर गए। तो उनको यहाँ पर समझ नहीं आया कि आखिर उस आत्मा को ये बुक कैसे मिली, वहाँ पर वो बुक कौन फेंक के चला गया। संजय से वो इसके बारे में बात करते हैं तो संजय बताता है कि भाई मैं सच बता रहा हूँ, तेरी कहानियाँ ना मुझे पसंद नहीं आई थी और मैं बोर हो गया था, इसी के चलते मैंने उस बुक को भाई उस खंडर में फेंक दिया और वहाँ से मैं चला गया था। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। तो शायद से वो जो किताब थी वो इधर विनीत के हाथ लगी थी, और जब इधर विक्रम वहाँ पर बैठ कर कहानियाँ लिख रहे थे तो उनकी मुलाकात विनीत से यहाँ पर हुई। बुरा तो उन्हें लगा कि संजय ने उनसे यहाँ पर झूठ बोला, लेकिन इससे ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी कि जो उनके साथ में हुआ था वो आमतौर पर हर किसी के साथ नहीं होता। एक और शॉकिंग चीज़ जो उनके साथ हुई यहाँ पर कि जब यह वाक़या उनके साथ हुआ उसके बाद में जब वो उस गांव से जा रहे थे, जाती बार वो उस मिल के सामने से गुजर रहे थे, और मिल के सामने से गुजरते हुए उन्होंने वापस से उस मिल की तरफ देखा, और जब उन्होंने उधर देखा तो वहाँ पर विनीत खड़े होकर के उनको देखकर स्माइल कर रहा था, और कोई क्रीपी स्माइल नहीं, बिल्कुल नॉर्मल स्माइल। बस एक सेकंड उन्होंने उनको देखा होगा, उसके बाद विक्रम वहाँ से चले गए। घर आए और घर आकर के उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब होनी शुरू हो गई थी। कई बार उनका उतारा वगैरह भी कराया गया, लेकिन कुछ भी ऐसी चीज़ थी ही नहीं जिसके लिए उनको किसी उतारे की ज़रूरत पड़ती। वो सिर्फ शॉक के कारण ही यहाँ पर बीमार पड़े, और कुछ 2-3 दिन में वो ठीक हो गए। इसके बाद उन्होंने फाइनल कहानी अपनी लिखी, और ये तीसरी कहानी के साथ में ही उन्होंने हॉरर स्टोरीज लिखना भी बंद कर दिया, क्योंकि अब वो यहाँ पर इन सब चीज़ों का मजाक या फिर ओवर द टॉप इंसिडेंट्स यहाँ पर नहीं दिखा सकते थे, और उनका मन जो था वो उनको इजाज़त नहीं दे रहा था कि अब वो इन कहानियों को लिखें। उसके बाद से उन्होंने इन कहानियों को लिखना बंद कर दिया। आज भी वो जिंदा हैं और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी यहाँ पर बिता रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा वाक्य था इधर विक्रम का, जब उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिससे मुलाकात होने के बाद में उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल चुकी थी। और आज भी वो उस इंसिडेंट को याद करते हैं तो आज भी कहीं ना कहीं वो घबरा जाते हैं। खैर, ये तो था पूरा का पूरा वाक्य इधर विक्रम का। अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही रियल हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पर, यहाँ ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी। इसी के साथ साथ उस स्टोरी को आप मेरी इंस्टा आईडी पर भी शेयर कर सकते हैं। दोनों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ड्रॉप कर दूंगा। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। जैसे ही आपकी स्टोरी मुझे मिलेगी उस पे एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजें,
ताकि जब उन इवेंट्स को मैं आपके सामने रखूं तो उसी सहजता और उसी तमीज़ के साथ मैं रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। ये आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको टाइप करने में प्रॉब्लम है तो वॉइस मैसेज के द्वारा भी अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पे मुझे आप सेंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर तो बस इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।